बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे अयान अली केसेस के हवाले से। काफ़ी दोस्तों ने काफ़ी बार इसके बारे में कहा था कि अयान अली के केसेस के बारे में मैं तफसीलात से उनको आगाह करूं। आज जब मैंने जियो न्यूज़ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी जो बड़ी खुशी से बता रहे थे कि अयान अली दोबारा शोबिज़ में वापस आ रही हैं, तो मैंने कहा कि इनकी जो खुशी है, क्योंकि कौम को तो उनके शोबे से आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौम को तो ये चाहिए कि उसने जो इतना बड़ा जुर्म किया था उस जुर्म का क्या बना है और उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई है। तो मैंने कहा कि चलें, जियो न्यूज़ तो उनके शोबिस के बारे में आगाह करेगा, हम चलें उनके जो करतूत हैं, काले करतूत, उनके बारे में आपको आगाह करते हैं। 2014 में जब इमरान खान का और डॉक्टर तहरुल कादरी का धरना चल रहा था, तो डॉक्टर तहरुल कादरी ने एक अपनी स्पीच में हमने टीवी पे सुना था, उन्होंने ये कहा था कि ये जो जितने माफियाज़ हैं इन्होंने लड़कियां रखी हुई हैं जो पाकिस्तान से जो करेंसी है वो स्मगलिंग करते हैं और मुख्तलिफ ममालिक में लेकर जाते हैं, और इन्होंने बाकायदा ऐसे लोग रखे हुए हैं जो इनके पे रोल पे हैं और जो यहाँ से करेंसी को लेकर जाते हैं, ब्रीफ केसेस भर भर कर ले जाते हैं। ये बड़ी बात उस वक्त चली थी, हमने भी सुना था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया था कि ये भी कोई ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन 2015 14 मार्च 2015 को फिर वही हुआ जो हमने सुना था। बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो आसिफ जरदारी की ख़ास जो असिस्टेंट भी थी साबका सदर आसिफ जरदारी की, और आसिफ जरदारी के बिहाफ पर वो पैसे स्मगल कर रही थी जो कि $500,000 थे, जो कि ब्रीफ केस के अंदर थे, जो कि कस्टम्स अथॉरिटी हैं उन्होंने गिरफ़्तार किया था उनको, वहाँ से उनको अरेस्ट किया था और अपने कब्ज़े में ले लिए थे। $500,000 जो डॉलर्स हैं वो ये स्मगल कर रही थी पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से दुबई। जब ये गिरफ़्तार हो जाती हैं, गिरफ़्तारी के बाद 4 माह तक ये अडयाला जेल में रहती हैं। बड़ी हम भी सुर्खियाँ देखते थे जब लतीफ़ खोसा साहब उनके शाना बशाना अदालतों में पेश होते थे और मीडिया सिर्फ उनके आने जाने को और उनकी जो कैट वॉक थी वो दिखाता था कि वो कैसे अडयाला जेल से गाड़ी पर आती है, और बिल्कुल वो ऐसे ही आती है जैसे वो किसी ब्यूटी पार्लर से फ्रेश तैयार होकर आई है, और उसको ये लगता नहीं था कि वो किसी जेल से आई है, क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत थी। और अगर कोई आसिफ जरदारी की ख़ास जो ख़ास उसका आदमी है या ख़ास औरत है और वो नवाज शरीफ के दौर में उसके लिए कोई परेशानी हो, ये तो हो नहीं सकता था। इसलिए वो बड़ी तैयार होकर आती थी और पूरा मीडिया उसके केस को डिस्कस नहीं करता था, सिर्फ हमें ये बताता था कि आज उसने क्या पहना है, आज वो कैसी लग रही है। वो रिपोर्टर्स, वो जो बेचारे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स होते थे वो उनके आसपास ही फिरते रहते थे, उनको केस का नहीं पता होता था, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो उसने पहना होता था या जैसे वो दिखती थी वही बताते थे और हम सुनते आए। वक्त आया कि 2015 में जब उनका नाम ईसीएल में डाल दिया गया और एक दफ़ा उनकी कस्टम कोर्ट से ज़मानत खारिज हो गई, फिर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत उन्होंने फ़ाइल की, वो खारिज हो गई। दोबारा एक नई ग्राउंड के ऊपर उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल की, जो कि दोबारा दूसरी ज़मानत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट से मंजूर हो गई। 4 माह जेल में रहने के बाद डॉलर गर्ल जो कि आसिफ जरदारी की डॉलर गर्ल थी वो वहाँ से रिलीज़ हो जाती है अडयाला जेल से, और उसके बाद उनका नाम ईसीएल में डाल दिया जाता है। ईसीएल में नाम डालने के बाद वो दोबारा दरख्वास्त देती है कि उसका नाम ईसीएल से निकलवाया जाए। 3 दफ़ा उसकी जो दरख्वास्त थी वो खारिज हो जाती है, लेकिन 2017 में दोबारा उसको बड़ा रिलीफ मिल जाता है, और वो रिलीफ ये होता है कि सिंध हाई कोर्ट उनका नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म कर देती है। और वो निकालने का जब हुक्म देती है सिंध हाई कोर्ट, तो जो वफाकी हुकूमत थी वो फ़ौरन उसका नाम ईसीएल से निकालती है। फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद दोबारा उसका नाम ईसीएल में डाल देती है, जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटिशन फाइल कर दी थी सिंध हाई कोर्ट में। लेकिन वो मामला फिर चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तब जस्टिस साकिब निसार का अरूज था, और जस्टिस साकिब निसार ऐसे लोगों को रिलीफ देने में बड़ा फेमस था। और वो जो डॉलर गर्ल थी वो जब जाती है जस्टिस साकिब निसार साहब के सामने, तो जस्टिस साकिब निसार बड़े गुस्सा में आ जाते हैं, बड़ा गुस्सा फरमाते हैं, और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री उनसे ये कहते हैं कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने जब सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म फरमा दिया था उसके बाद आपने उसका नाम ईसीएल से क्यों नहीं निकाला। ये बात जब अदालत में डिस्कस होती है तो दोनों साइडों से कंटेम्प्ट पिटिशंस आ चुकी थी, और ऐसे में सिंध हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है जस्टिस साकिब निसार की तरफ से,
और कोई और सोल्यूशन नहीं था। उन जो सिंध जो इंटीरियर मिनिस्ट्री थी उन्होंने मजबूरन फिर उसका नाम ECL से निकाल दिया, और ECL से नाम निकालने के बाद 2017 से ही वो पाकिस्तान से भाग गई थी और आज तक वो पाकिस्तान में नहीं आई। और अब इसका कौन किससे पूछे, वो सिंध हाई कोर्ट इसकी जवाब दे, क्योंकि जो जजेज़ हैं, हमारे ऑनरेबल जजेज़ हैं, वो फैसले उनके फैसलों के ऊपर वो जवाबदेह नहीं हैं। हमारे जो साबका जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, उनसे कौन पूछे, वो अपनी लग्जरी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। और जो $500,000 स्मगल कर रही थी, और उसने पता नहीं, जो डॉक्टर तैयारुल कादरी की बात है, पता नहीं उसने कितनी बार वो ये किया होगा और कितने पैसे उसने पाकिस्तान से वो लेकर गई होगी। और वो ब्रीफ जो मुख्तलिफ हैं सूट हैं वो भर के लेके जाती थी, मुख्तलिफ बैग्स भर कर लेके जाती रही, और कितने पैसे उसने स्मगल किए आसिफ जरदारी के खाते में। लेकिन क्योंकि हमारी अदालतें हमेशा रिलीफ देने के लिए तैयार बैठी होती हैं ऐसे लोगों को, और वो आज तक वापस नहीं लौटी। और अब जियो न्यूज़ के ज़रिए हमें पता चला है कि वो शोबिज़ में दोबारा वापस आ रही हैं। और साथ जियो न्यूज़ ये बताती है कि मार्च में उसने अपने इंस्टाग्राम के जो उसकी आईडी है उसके ऊपर उसने कहा था कि वो दोबारा उसने अपनी कोई पिक्स वगैरह, कोई अपने फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड किए थे। और अब जियो न्यूज़ ये कह रहा है कि वो दोबारा शोबिज़ में आ रही है, और उसने कुछ 7 गाने रिलीज़ करने का भी खुशखबरी सुनाई है कौम को, कि कौम को बाकी कुछ मिले ना मिले, 7 गाने ज़रूर मिलेंगे और कौम इंजॉय करेगी। अब जो असल केस है उसका वो कहाँ पहुँचा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, एजाज़ चौधरी नामी एक शख्स था जो कि सब इंस्पेक्टर था कस्टम अथॉरिटीज़ का। वो बेचारा, उसका मर्डर हो गया था, और उसके मर्डर में अयान अली के ख़िलाफ़ एक केस फाइल होता है। और होता यह है कि वो जो वाइफ थी एजाज़ चौधरी की, वो बेचारी पुलिस के पास 1 साल तक धक्के खाती रहती है, 1 साल तक पर्चा दर्ज नहीं किया जाता पुलिस की तरफ से। और जब वो दोबारा अदालत में जाती है और सेशन जज उनको बुलाता है, अयान अली जाकर जवाब देती हैं सेशन जज साहब की अदालत में कि जब उसका मर्डर हुआ था वो तो जेल में थी, और वो जेल में थी इसलिए उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती। लेकिन अदालत ने कहा कि ये तो हो सकता है कंस्पायरेसी में या अबेटमेंट में हो सकता है कि आपने जेल में बैठकर इसको मैनेज किया हो, लेकिन वो केस भी आज तक जहाँ था वहीं खड़ा है। आप देखें, कस्टम अथॉरिटीज़ अब अपने सब इंस्पेक्टर के कत्ल का इंसाफ नहीं दिलवा सकी अपने अफसर को, वो आम आदमियों को क्या इंसाफ पहुंचाएंगी। और कस्टम अथॉरिटीज़ का सबको पता है कि वो कैसे जो मुख्तलिफ लोगों को आने जाने देती हैं और कैसे वो कमीशंस लेती हैं, ये सारी दुनिया जानती है। इसके ऊपर जो हमारे दोस्त हैं जो बैरून मुल्क आने जाने वाले हैं वो उन सारी चीज़ों को जानते हैं। अब वो एजाज़ चौधरी का मैटर वहाँ पेंडिंग है, और जो अयान अली के ख़िलाफ़ केस था जो स्मगलिंग का, वो केस जो मार्च 2019 में अयान अली के ख़िलाफ़ पहले बेलेबल वारंट जारी हुए, क्योंकि वो तो पेश नहीं हो रही थी। लतीफ़ खोसा साहब हर तारीख़ पर पेश होते थे और पेश होकर वहाँ अदालत में जाकर गुजारिश करते थे, टाइम लेते रहे। लेकिन मार्च 2019 में उनके नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गए। जब नॉन बेलेबल वारंट जारी होते हैं तो लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से उस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है लाहौर हाई कोर्ट में, और ये कहा जाता है कि उसके जो नॉन बेलेबल वारंट हैं वो ख़त्म किए जाएँ ताकि वो अदालत में पेश होकर जवाब दे। तो अदालत ने एतराज़ लगाकर उसकी दरख्वास्त को वापस कर दिया था कि जब मुल्ज़िम मुल्क में नहीं है और जब तक वो सरेंडर नहीं करेगा, जब तक वो खुद हाज़िर नहीं होगा, तब तक उसकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत नहीं हो सकती। फिर अदालत ने ये किया, मार्च में ही जो कस्टम अदालत थी उन्होंने उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया, इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। और जो उसके असासाजात थे, उसका एक फ़्लैट था कराची में और जो प्रॉपर्टीज़ थी वो अटैच करने का हुक्म जारी कर दिया। साथ अदालत ने इंटीरियर मिनिस्ट्री को कहा कि वो इंटरपोल के ज़रिए उसको वापस बुलाए। 7 रेड वारंट जारी कर दिए गए थे, 7 परपिचुअल वारंट जारी कर दिए गए थे जिसको हम दायमी वारंट गिरफ्तारी कहते हैं। ये सारा प्रोसेस मार्च 2019 में कंप्लीट हो गया था। उसके अरेस्ट वारंट, उसके रेड वारंट, उसके इंटरपोल के ज़रिए अहकामात जो उसको वापस लाना था, और उसके जो असासाजात थे या जो उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसको अटैच करने का ऑर्डर जारी कर दिया। मार्च 2019 से आज जुलाई 2020, आज 12 जुलाई है और आज के दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो रेड वारंट भी किसी डस्टबिन का हिस्सा बन गए होंगे। वो प्रॉपर्टी अटैच हुई, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, 1-2 प्रॉपर्टी आपने अटैच कर ली है, वो तो अरबों डॉलर्स उसके पास हैं। और वो आसिफ जरदारी की आज भी चाहती है और आसिफ जरदारी के लिए वो आज भी काम कर रही है।
और पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम जो ड्रामा बनाया गया था, जो मीडिया ने एक वावेला मचाया, मीडिया ने जो हमें दिखाया, मीडिया में दिन रात उसकी बातें सुनाता था, लेकिन कौम ने देखा कि वो पूरे सिस्टम को, जैसे नवाज शरीफ ने पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखाकर वो मुल्क से बाहर चला गया था, इसी तरीके से अयान अली भी ऐसे ही करके गई थी। ना हम लाहौर हाई कोर्ट से पूछ सकते हैं कि नवाज शरीफ जो मुल्क से बाहर गए थे आज तक वो वापस नहीं आए, तो हम किस से पूछें, कौन ज़िम्मेदार है? और ना उस वक्त के चीफ जस्टिस हाकिम निसार से कोई पूछ सकता है, ना उस वक्त के जो सिंध हाई कोर्ट के जजेज़ हैं उनसे कोई पूछ सकता है। ये हमारा निज़ाम है, और इस निज़ाम में जब कोई रिलीफ़ ले जाता है, अदालतें रिलीफ़ दे देती हैं, उसके बाद जो भुगतना हुकूमतों को पड़ता है, ज़िम्मेदारी हुकूमतों के ऊपर आती है, एतराज़ हुकूमतों के ऊपर आता है, इल्ज़ाम हुकूमतों के ऊपर आता है। लेकिन हकीकत ये है वो रिलीफ़ ले जाते हैं। जैसे आज तक आसिफ जरदारी ने जब रिलीफ़ लिया है ज़मानत का मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, और वो ठीक हो गया है, और वो बिलावल हाउस में बैठकर साजिशें बुन रहा है, वो मुलाकातें कर रहा है, वो वहाँ पर बैठकर इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ चालें चल रहा है। तो अब कोई तो जाए, कोई तो जाकर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त फाइल करे उसकी कैंसिलेशन ऑफ बेल की, कि खुदा का खौफ करे, अब वो ठीक हो गया, अब वो नहीं मरता, और उसको बुलाया जाए और उसके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको आगे प्रोसीड किया जाए। यहाँ मुख्तलिफ उनके जो सीनियर वकला हैं वो दरख्वास्तें देकर रिलीफ़ ले लेते हैं, केसेस पेंडिंग हैं, अपनी जगह पर केसेस अपनी जगह पर पेंडिंग हैं, और मुल्ज़मान अपनी लग्जरी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। मुल्ज़मान मुल्क में बैठ कर, जब बैरून मुल्क में बैठ कर रियासत के ख़िलाफ़ आज भी साजिशें बुन रहे हैं, आज भी साजिशें तैयार कर रहे हैं, आज भी मनसूबा साजी कर रहे हैं। इमरान खान अकेला इनके ख़िलाफ़ लड़ रहा है, लेकिन इमरान खान अकेला क्या करे, जब किसी को पकड़ने की बारी आती है वो कहीं ना कहीं से जाकर रिलीफ़ ले लेता है, और हमारा सिस्टम उनको सपोर्ट करता है, हमारा सिस्टम उनकी हिफाजत करता है। और आज वो जो सारे के सारे मामलात हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं। अब अगले आने वाले 1-2 हफ्ते में अयान अली के 7 गाने रिलीज़ हो जाएंगे, और वो सारे लोग सुनेंगे, जिन्होंने उनको रिलीफ़ दिया था वो भी इंजॉय करेंगे, जिनके लिए वो काम करती थी वो भी इंजॉय करेगी, और कौम एक दूसरे का मुंह देखेगी कि ये वही अयान अली है जो पाकिस्तानी पैसे इतनी हैवी अमाउंट $500,000 रुपए स्मगल कर रही थी। और ये एक दफ़ा जब उसकी चोरी पकड़ी गई, पता नहीं वो कितने लेकर आती जाती थी, जो इतने बड़े हीनियस ऑफेंसेस में मुलव्वस थी। आज वो बैरून मुल्क में लग्जरी लाइफ स्पेंड कर रही है, और वो वहाँ पर बैठ कर सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी कौम के सामने मुँह चिढ़ा रही है, और पाकिस्तानी कौम बेबस है, क्योंकि उसको ऑनरेबल अदालतों ने रिलीफ़ दिया है, और अब उससे कोई पूछ नहीं सकता। अब ये सारे के सारे मामलात पेंडिंग हैं। जैसे नवाज शरीफ को वापस नहीं लाया जा सका, अयान अली को कौन वापस लाएगा? एक उम्मीद ही रखी जा सकती है, और अच्छे के लिए उम्मीद रखनी चाहिए। और बात यह है कि अयान अली का तो डिस्कस ही कोई नहीं करता, ना हमारे हुकूमती वज़रा के पास टाइम है कि वो ये कहें कि अयान अली किधर है, वो कहाँ गई है, उसको कौन वापस लाएगा, और वो रेड वारंट कहाँ गए, क्या कस्टम अथॉरिटीज़ ने दोबारा उसकी एग्जीक्यूशन के लिए उन रेड वारंट्स की, या जो बाकी अदालत में प्रोसीडिंग्स थी, क्या उसके एग्जीक्यूशन के लिए कभी कोई दरख्वास्त दी है? नहीं दी। हर आदमी खामोश है, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हम अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं उनका जो सोया हुआ ज़मीर है वो जगाते रहेंगे, ताकि वो उनका ज़मीर जागे और वो मुल्क की लूटी हुई दौलत को वापस लाएं और पाकिस्तान तरक्की करे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।